पहला सवाल है कि निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? जी हाँ, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? याद रखिए, ये जो आंदोलन हमारे स्क्रीन पर है, जो स्वदेशी आंदोलन चला है, यह 1906 में हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला है। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। याद रखिएगा। अब आप ध्यान कीजिए कि इन आंदोलन में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो ये सारे आंदोलन तो चले हैं, स्वराज पार्टी का गठन जो है यह 1923 में हुआ है। कब हुआ है? 1923 में। यानी कि 1922 में जो है असहयोग आंदोलन असफल हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला है, जो 5 फरवरी 1922 को गांधी जी अचानक से असहयोग आंदोलन को तब वापस ले लिए जब चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा नामक जो हिंसात्मक घटना हुई, उस घटना के पश्चात गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, क्योंकि गांधी जी किसी भी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि असहयोग आंदोलन के असफलता के पश्चात स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। तो उससे गांधी जी के इन असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से नाराज होकर के देश बंधु चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया। याद रखिएगा। और स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो यह आंदोलन 1906 में चला, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। असहयोग आंदोलन जो चल रहा था यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई उसके बाद असहयोग आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत जो है दांडी यात्रा से नमक कानून तोड़ करके हुआ, इसकी शुरुआत 1930 में हुई। हम सभी प्रश्नों को डील करते चलते हैं ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल दूसरा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, इसका कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग में लोग, जो जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है, अभी आधुनिक हम लोग का जो पंजाब है भारत का, उसके अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग है। 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था जिसके तहत नो वकील, नो दलील, नो अपील और किसी को भी जो है जो आंदोलन में शामिल थे उन्हें शक के बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, उसको जेल में बंद किया जा सकता था। और उसी रॉलेट एक्ट के तहत जो है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दो प्रमुख पंजाब के नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले जो है रॉलेट एक्ट के जब लागू हुआ तो गांधी जी को पंजाब में एंट्री बंद कर दिया गया था और इन दो पंजाब के जो प्रमुख नेता थे इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी सब को लेकर के जो है शांतिपूर्ण सभा चल रहा था। कहाँ? तो जलियांवाला बाग में, जहां पर 13 अप्रैल 1919 को जो है जनरल ओ डायर की सेना ने 69 लोगों पर गोलियां चलवा दिया और हजारों लोग मारे गए थे। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट तथा सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने हेतु लोग जमा हुए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? दोस्तों, अभी पिछले प्रश्न में हम लोग देखे हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी के साथ निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून तोड़े और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, पूरे भारत में नमक कानून के विरोध में जो है आंदोलन शुरू हुए, तो इससे और उसी साल 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन होना था और उस गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया। तो फिर जो है उसके बाद 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच प्रमुख समझौता हुआ। यानी इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। कब? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ था। इस समझौता में प्रमुख बातें ये थी कि जो भी जेल में
जो राजनीतिक बंदी थे उन्हें रिहा किया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हो। जिन पर भी हिंसा के आरोप नहीं होंगे उन सारे राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा किया जाएगा। और लॉर्ड इरविन का मांग था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होना है उसमें कांग्रेस हिस्सा ले। तो ये प्रमुख बैठक में ये प्रमुख समझौते हुए थे कि भारतीय जो भी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा किया जाए और फिर जो ये हैं हिंसा के आरोपी नहीं हैं और कांग्रेस जाकर के हिस्सा ले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको स्थगित किया जाए। तो ये सारे इसकी प्रमुख समझौता की बात थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों इतिहास और उसके बाद भूगोल के प्रश्न हम देख रहे हैं। हम एक एक ऐसे प्रश्नों को आपके लिए कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बात सबसे पहले कोपरनिकस ने यह बात साबित किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। सौर मंडल का भाग इनमें से कौन नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये तीनों ये प्रमुख रूप से सौर मंडल के हिस्सा है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह तीनों वो सौर मंडल का हिस्सा है। निहारिका सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी जहां 5वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, चारों अपने अपने हिसाब से बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पर अगर हम लोग पृथ्वी का थोड़ा सा ग्लोब को उठाकर देखते हैं तो जो 0 डिग्री हमारा अक्षांश है जिसको विषुववृत्त कहते हैं, उससे नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर में 23.5 डिग्री समांतर रेखा खींचे जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, और नीचे में अगर हम लोग 23.5 डिग्री समांतर रेखा खींचे जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं, तो मकर रेखा पर जिस दिन सूरज की किरण सीधी पड़ती है उस दिन सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और मकर रेखा पर सूरज की किरण सीधी कब पड़ती है? तो यह पड़ती है 22 दिसंबर की तिथि को। और कर्क रेखा पर सूरज की किरण कब सीधी पड़ती है? तो यह पड़ती है 22 जून की तिथि को, याद रखिएगा। अर्थात 22 दिसंबर की तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। सबसे छोटी रात होगी। और वहीं इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर की तिथि को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। तो हम लोग चूंकि भारत की पूरी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत जब 22 दिसंबर की तिथि को भारत में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, और 22 जून की तिथि को भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि 22 जून की तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखिएगा 22 जून की तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर की तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और 21 मार्च और 23 सितंबर को समद्विरात्रि की स्थिति बनती है, यानी उत्तरी और दक्षिणी सभी गोलार्ध में मतलब दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटा की रात होती है। ये समद्विरात्रि के नाम से जाना जाता है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। क्योंकि इन दोनों तिथि को सूर्य की किरण 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुववृत्त पर सीधे पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 6 के बाद 7वां है हमारे स्क्रीन पर कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम और शिवराय। तो यहाँ पर कार्डमम पहाड़ियाँ यह कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी जो भारत का मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी नोक है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य बिंदु से, दक्षिणतम हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है
वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ मुख्य भूमि की बात हो रही है कि तमिलनाडु में जो भारत का ये पोजीशन बनता है, इसको हम लोग कन्याकुमारी जो जगह है, यहाँ ये तमिलनाडु का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। ये यहाँ पर जो है यह कार्डमम पहाड़ी यहाँ पर सटी हुई है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा स्थित है उसको कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा स्थित है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानेंगे। सवाल अगला है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का जो मध्य ये अक्षांशीय घास का मैदान है इसको पंपास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पंपास जो है यह किस प्रकार का घास का मैदान है? तो पंपास जो है ये समशीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है? समशीतोष्ण जो है घास का मैदान है। और जो अगर हम समशीतोष्ण घास के मैदान का अर्थ ये है कि यह जो है ये यहाँ पर ऐसे घास के मैदान है कि इस क्षेत्र में सालों भर गर्मी नहीं पड़ती है। जैसे उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, लेकिन इन क्षेत्रों में सालों भर गर्मी नहीं पड़ती है। 6 महीने जो है गर्मी और 6 महीने सर्दी की स्थिति बनती है। तो मध्य अमेरिका में अक्षांशीय घास का मैदान पंपास के नाम से जानते हैं। और यह कैसा घास का मैदान है? तो यह समशीतोष्ण घास का मैदान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? गंगा नदी के किनारे बसे शहरों, गंगा नदी के किनारे बसा शहर इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसको आधुनिक नाम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जहां गंगा और यमुना सरस्वती का संगम है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। और वाराणसी, ये चारों शहर ऐसे हैं हमारे स्क्रीन पर कि ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब अगर बात की जाए कि गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर में 1 नंबर पर आएगा कानपुर, जो कानपुर सबसे बड़ा शहर है। दूसरे नंबर पर आएगा पटना, तीसरे नंबर पर आएगा वाराणसी और चौथे नंबर पर आएगा इलाहाबाद। याद रखिएगा, गंगा के किनारे बसे शहरों में अगर सबसे बड़े शहर की बात की जाए, उद्योग और जो भी व्यवस्था हो उसको लेकर के, तो सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद बिहार का शहर पटना है, जो बिहार का सबसे जो है ज़्यादा आबादी वाला जिला है पटना। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर वाराणसी है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जो है लोकसभा क्षेत्र है। और उसके बाद चौथे नंबर पर इलाहाबाद है, जिसको प्रयागराज के नाम से जानेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति पाई जाती है? तो परवाल भित्ति जो है ये कैम्बे की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब है। अगला सवाल है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय इनमें से कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, 12वां नंबर प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। 12 का ए सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे तो आप भी कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित करने का कार्य टांसले महोदय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र से अर्थ ये है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ ये है कि इसमें कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो है डायरेक्ट ये कि नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें, वन है, घास का मैदान है, झील है, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। हालांकि धान की उपज भी जो है प्राकृतिक के आधार पर ही होता है, लेकिन धान के खेत का जो ये है, अगर हम लोग बात करें तो धान का बीज अलग किसान बोते हैं, फिर उस बीज को उखाड़ करके जो है
अलग उसे रोपते हैं और फिर धान की खेती की तैयारी करते हैं और किसान अपने हिसाब से जो है किस खेत में हमें कौन सा धान का पौधा लगाना है ये बात वो तय करते हैं। और बाकी ये तीन जो है झील, घास का मैदान और वन, ये तीनों जो है प्राकृतिक के हिसाब से होता है। इसमें जो है किसानों का कोई रोल नहीं होता कि कहाँ पर झील रहेगा, कहाँ घास का मैदान होगा और कहाँ वन और जंगल होंगे। हाँ, किसान जो है या लोग, इंसान जो है वो वनों की कटाई कर देते हैं, घास के मैदान को हटा करके जो है वहाँ पर खेती योग्य या भूमि या फिर कल कारखाने स्थापित कर लेते हैं। लेकिन ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। वहीं धान की खेती जो है ये किसान अपने हिसाब से धान का पौधा लगा करके एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। तो इसलिए यह ऑप्शन ए 14वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सवाल अगला है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम पूछा जा रहा है, यानी खाद्य श्रृंखला जो बना हुआ है इसमें से कौन सा सही क्रम है। तो सबसे अगर हम लोग ध्यान से देखें, 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में घास है, मेढक है, टिड्डा है, सांप है, ये 4 है चारों में। तो सही क्रम पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो उत्पादक के रूप में घास आ जाएगा, यह उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक क्या, घास हो गया जो उत्पादक का काम करेगा। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा कौन, टिड्डा। टिड्डा जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा जो घास को खाएगा। टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाना जाएगा, और मेढक को खाएगा सर्प। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें कि जो सही क्रम है वो ऑप्शन सी है कि घास जो है जो कि उत्पादक है और घास को खाएगा टिड्डा जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, टिड्डा को खाएगा मेढक और मेढक को सर्प। तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक का सही क्रम है जो ऑप्शन सी में स्थित है। अर्थात 15वां नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जब उसका स्थानांतरण होता है, उसका ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पर असर ये पड़ता है कि वो घटता है, लेवल घटता है। अर्थात 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है कि दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ अवस्थित है। दक्षिणी गंगोत्री जो है यह भारत का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ स्थित है। तो यह श्वेत महादेश के नाम से जाना जाने वाला अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिणी गंगोत्री। अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंटार्कटिका में भारत का जो अनुसंधान है वो दक्षिणी गंगोत्री से जाना जाता है, स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण जो है ये जंतर मंतर का निर्माण राजा जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नक्षत्र और खगोल विज्ञान पर अनुसंधान करने के लिए कराया गया था। इसका निर्माण जो है दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में, इन सारे जगहों पर जो है नक्षत्र एवं ये विज्ञान की खगोलीय विज्ञान की जो है अनुसंधान के लिए उस पर जो है ये कराया गया था। ये राजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। आज भी जंतर मंतर जो है यह जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो हमारे स्क्रीन पर वैज्ञानिकों के नाम हैं, एस भटनागर है, एस चंद्रशेखर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं और होमी जहांगीर भाभा है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक की बात अगर की जाएगी कि भारतीय ऊर्जा परमाणु कार्यक्रम के जनक वो होमी जहांगीर भाभा थे। ऑप्शन डी इसका सबसे 19वां नंबर प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगा अनुपात क्या है। तो 2011 के बाद चूंकि अभी कोई जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए जो है अभी जो भी आंकड़े हैं वो 2011 के जनगणना के अनुसार है। इसके पश्चात अब जो है जनगणना की स्थिति बननी है। 2026 में जाति आधारित गणना पूरे भारत में होना है। हालांकि 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना हुए थे, उसका रिपोर्ट भी आ चुका है। अब 2026 में संपूर्ण भारत में जाति आधारित गणना होना है।
तो उसका रिपोर्ट जब आएगा फिर आंकड़े बदलेंगे। अभी जो आंकड़े हैं हमारे पास वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार में जो महिलाओं की स्थिति है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की स्थिति, जिसको लिंगानुपात के नाम से जानते हैं, वह केवल 918 है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। हालांकि पूरे भारत में अगर बात की जाए तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य का रहा है और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का रहा है। बिहार का भी लिंगानुपात कम है, अभी मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या केवल 918 रहा है, तो यह लिंगानुपात कम है। तो इस प्रकार जो है यहाँ 20वां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अभी हम जो है जनरल स्टडीज में से, जिसमें से हम लोग अगर बात करें कि इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड जो है या जो प्रश्न देखे हैं, यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस क्लास में देखे हैं। फिर हम अगले क्लास लेकर के आपके लिए जल्द उपलब्ध होंगे अगले दिन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक मिले। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।